हेलो एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी तन्वर और अभी हम अपना चैप्टर 10 आगे करेंगे। हम इससे पहले क्लास में ये चैप्टर थोड़ा कर चुके थे। ये वाला पेज हम पढ़ चुके थे। उसके बाद ये भी स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए थे। आफ्टर दैट माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में भी हमने देख लिया था कि कैसे दूध से दही बनता है और दही बनने में उसमें विटामिन्स का अमाउंट बढ़ जाता है। विटामिन B12, आपको पता है कि जो दूध और दही होता है उन दोनों में ही न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी डिफरेंस होता है, जबकि दूध से ही दही बनता है और दही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है दूध के कंपैरिजन में। तो कर्ड में विटामिन B12 का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। और लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये एक बायोटेक्नोलॉजी है। उसके बाद हम जो आगे देखने वाले हैं, ये हमने यहाँ पे ब्रेड मोल्ड का, चीज़ का, स्विस चीज़ में देख लिया था कि स्विस चीज़ में बड़े बड़े होल्स नज़र आते हैं। ये क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि जब इसका फर्मेंटेशन होता है प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी के प्रेजेंस में, वहाँ से CO2 रिलीज़ होता है जिससे उसमें होल्स बन जाते हैं। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब तक देखा था हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम माइक्रोब्स का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में कहाँ यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। बीवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल्स। आप देखोगे कि माइक्रोब्स को मोस्टली बीवरेजेस बनाने के लिए और एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बीवरेजेस आप जानते हैं वो फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, उनको बनाने के लिए हम हमेशा माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। बीवरेजेस में आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, वही आती हैं। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, मतलब दवाइयाँ बनाने के लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इज़ वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर्स। इंडस्ट्रियल स्केल पर इनका प्रोडक्शन एक बड़े वैसल में किया जाता है और उस बड़े वैसल को, मतलब किनका प्रोडक्शन, माइक्रोब्स का प्रोडक्शन बड़े वैसल में किया जाता है और उन वैसल्स को हम कहते हैं, मतलब इन प्रोडक्ट को भी कह सकते हो, इन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बड़े वैसल में किया जाता है जिनको हम फर्मेंटर्स कहते हैं। और फर्मेंटेशन प्रोसेस इनके अंदर होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, ठीक है। अब देखो फर्मेंटेड बीवरेजेस, ऐसे बीवरेजेस जो फर्मेंटेड प्रोसेस से बनाए जाते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बीवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। ये सारे आपके सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, ये तो हाँ शराब की वैरायटियाँ हैं सारी। वाइन, विस्की, बियर, ब्रांडी, रम, ये सारे बीवरेजेस हैं और इनका प्रोडक्शन इमेमोरियल टाइम से, मतलब जब हमें पता भी नहीं, हमें याद भी नहीं है कि कब से इनका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस तो बहुत पुराना है। फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसीट्स सेरीवासी, नाम याद रखेंगे, सैक्रोमाइसीट्स सेरीवासी, यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर ईस्ट। मतलब इन सब का प्रोडक्शन करने के लिए फॉर दिस पर्पज सम ईस्ट, एक ईस्ट है ये, सैक्रोमाइसीट्स एक ईस्ट है, को यूज़ किया जाता है फॉर ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाने के लिए, एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर ईस्ट, और इसीलिए इसको ब्रूअर ईस्ट कहते हैं। जो सैक्रोमाइसीट्स सेरीवासी है वो एक ब्रेड बनाने वाली ईस्ट है और इसीलिए इसे ब्रूअर ईस्ट कहा जाता है। इज़ यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। ब्रेड बनाने के लिए इस ब्रूअरी ईस्ट को सीरियल्स और फ्रूट के जूसेस का फर्मेंटेशन कराया जाता है, मतलब सीरियल्स और फ्रूट के जूस का फर्मेंटेशन कराते हैं इस ब्रूअरी ईस्ट के प्रेजेंस में और ब्रेड की फॉर्मेशन कराते हैं। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल बाय द ईस्ट? क्या आप उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को रिकलेक्ट कर सकते हो कि जिससे फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है? आप जानते हो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड फर्दर कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल,
H5OH प्लस में यहाँ से CO2 गैस निकलती है। ये फर्मेंटेड प्रोसेस है, फर्मेंटेशन कहते हैं इसको हम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। तो अच्छा, हम यहाँ थे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर द फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ द प्रोसेसिंग। कह रहा है कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है उसके लिए हम जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उस पर ही डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं, और दूसरा उसका डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं या नहीं। डिस्टिलेशन का मतलब फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अगर हम उसे डिस्टिल करके बनाते हैं तो कुछ और बनता है, और बिना डिस्टिल करे हुए बनाते हैं तो कुछ और बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो वाइन और बियर होती है, वाइन और बियर को प्रोड्यूस किया जाता है बिना डिस्टिलेशन के। वाइन को और बियर को बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम तीनों को प्रोड्यूस किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से, ठीक है। डिस्टिलेशन का मतलब है फर्मेंटेड ब्रोथ, मतलब जिस भी चीज़ का आपने फर्मेंटेशन कराया है उसके बाद उसका डिस्टिलेशन करके फिल्टर करके उसके विस्की, ब्रांडी और रम बनाई जाती है। द फोटोग्राफ ऑफ अ फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन द फिगर में आपको एक फर्मेंटेड प्लांट का फोटोग्राफ नजर आ रहा है। ये फर्मेंटर्स हैं ऊपर, ये फर्मेंटेशन प्लांट है। अच्छा, नीचे दे रखा है कि एंटीबायोटिक्स कैसे बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी की सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक डिस्कवरी थी एंटीबायोटिक्स की। हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। जो ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर में मतलब फ़ायदे में बहुत ही एक बड़ा रोल था, ग्रेटली कंट्रीब्यूट कर रही थी उसके साथ। अब एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? एंटी मीन्स होता है, ग्रीक वर्ड है एक एंटी, इसका मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो का मतलब होता है लाइफ। टुगेदर दे मे अगेंस्ट लाइफ। तो इसका मतलब क्या बना? एंटीबायोटिक्स का मतलब अगेंस्ट लाइफ इन द कॉन्टेस्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे लिए अगेंस्ट लाइफ नहीं है, ये किसके कॉन्टेस्ट में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेस्ट में। मतलब एंटीबायोटिक्स का मतलब है एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब्स को किल करने वाले, ठीक है। वेयर एज विद रेफरेंस टू द ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमंस के रेफरेंस में इसको लेते हैं तो ये प्रो लाइफ बन जाता है। क्या बनता है? प्रो लाइफ बन जाता है, मतलब ये ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल। इसको क्या बोला? प्रो लाइफ का मतलब होता है नॉट अगेंस्ट, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस बाय द सम माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ माइक्रोब्स को ही किल करने के लिए। बात समझ में आई? एंटीबायोटिक्स कुछ केमिकल्स हैं जो कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ माइक्रोब्स, कुछ अदर माइक्रोब्स को किल करने के लिए और रिटायर्ड करने के लिए, तो उन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक्स। यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन। आप जानते होंगे पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम है, ठीक है। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू डिस्कवर्ड। सबसे पहली एंटीबायोटिक्स कौन सी है? पेनिसिलिन है। एंड इट वाज चांस डिस्कवरी, और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो बाई चांस हुई थी, करी नहीं गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट थे, जब वो काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया पर जिसका नाम था स्टेफिलोकोकस कोकाई बैक्टीरिया, जो एक स्फेरिकल बैक्टीरिया आप जानते हो। वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट। एक कल्चर प्लेट जो उसने धोई नहीं, उसमें क्या प्रोड्यूस किया था? उसने मोल्ड ग्रो कराया था, ब्रेड मोल्ड, आप जानते हो फंगस है एक, ब्रेड मोल्ड को उसने ग्रो कराया था एक कल्चर प्लेट में। उस कल्चर प्लेट को बिना वॉश करे उसने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को उसमें ग्रो कराने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वो उसमें ग्रो नहीं हुआ, उस प्लेट में वो ग्रो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या था? ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस बाय द मोल्ड। इसका मतलब जो मोल्ड थी उसमें उसने कोई केमिकल प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ। एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन, और उन्होंने इस केमिकल को क्या नाम दे दिया? पेनिसिलिन नाम दे दिया। आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, जो मोल्ड थी उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम था। बाद में उसे क्या बोल दिया गया? पेनिसिलियम नोटेटम बोल दिया गया। हाउएवर इट फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर बाय द अर्नस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरी।
अर्नस्ट चेन ने और हार्वर्ड फ्लोरी ने बाद में इसे बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स की में कन्वर्ट कर दिया, फिर फुल पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, पब्लिश कर दिया। एंड दिस एंटीबायोटिक्स वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए इसी एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का ही यूज़ किया गया था। और इसके लिए चेन और फ्लोरी दोनों साइंटिस्टों को अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज से 1945 में फॉर दिस डिस्कवरी, उनकी इस डिस्कवरी के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे है आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो प्योरीफाइड फ्रॉम द अदर माइक्रोब्स। अदर माइक्रोब्स से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स फिर बनाई गई, ठीक है। तो कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स, फाइंड आउट देयर सोर्सेज। तो क्या आप बता सकते हो कि कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम और उनके रिसोर्सेज, और वो मतलब कुछ एंटीबायोटिक्स और वो हमें कहाँ से मिलती हैं। बहुत आप जानते हो इसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि हम रिसेंटली पढ़ के आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इन एंटीबायोटिक्स के नाम और उनके रिसोर्सेज के नाम मेरे पास भेजने हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग, वूपिंग कफ जिसे काली खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया गलघाटू कहते हैं, जिसे लेप्रोसी कुष्ठ रोग कहते हैं इसको, विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। ये सारी जो बीमारियां हैं ये खतरनाक बीमारियां हैं जिनसे बहुत सारे लोग अब तक दुनिया में मर चुके थे, लेकिन एंटीबायोटिक्स के आने पर इनसे हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है और हम इस तरह की डिजीज़ से डट कर सामना कर सकते हैं, मतलब लड़ सकते हैं इनसे, ठीक है। टुडे वी कांट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। और आज के टाइम में हम बिना एंटीबायोटिक्स के सर्वाइव करना सोच भी नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन का आंसर कर देंगे मुझे व्हाट्सएप पे, और अभी बिल्कुल सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे सारे बच्चे। कोई ये नहीं सोचेगा कि हमें कभी स्कूल खुलेंगे, ये होगा नहीं। हाँ, हो सकता है स्कूल खुल जाए स्कूल, लेकिन फिर भी आपको सेल्फ डिपेंड होके पढ़ना है। जिस बच्चे को अच्छे मार्क्स लेने, वो इस टाइम का फ़ायदा उठाकर अच्छे मार्क्स कंज्यूम भी कर सकता है, लेकिन जिनको नहीं पढ़ना है वो उनका कुछ नहीं हो सकता, और वो बहुत मतलब लाइफ में इसका हर जाना भरेंगे कभी ना कभी। तो मैं कहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन है तो हम अपना सिलेबस मतलब एवं ही कर लें, गवर्नमेंट सबको पास कर देगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं ना, उनकी परसेंटेज ज़रूर डाउन चली जाएगी, ठीक है। तो अच्छे बच्चे डट कर मेहनत करें, अपने बेस पे मेहनत करें। क्वेश्चंस मैं टाइम टू टाइम भेजती रहूँगी, आंसर करते रहिए मुझे। थैंक यू सो मच।